रूस ने संकेत दिया है कि वो यूक्रेन को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट से अलग करना चाहता है। रूस का कहना है कि कीव द्वारा मॉस्को को बिजली का भुगतान करने के बाद ही प्लांट के इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। बता दें 24 फरवरी को यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियान शुरू होने के बाद रूसी सैनिकों ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा प्लांट पर कब्जा किया था। करीब 3 महीने से जारी युद्ध के बाद यूक्रेन ने अपना दक्षिणी किला मारियुपोल गंवा दिया है। रूस के सामने यूक्रेन की आखिरी टुकड़ी ने भी सरेंडर कर दिया और रूसी सेना का दावा है कि अब तक करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक मारियुपोल छोड़कर जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अजोवस्टल स्टील प्लांट में पिछले 24 घंटे में 694 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर किया। सोमवार से अब तक कुल 959 सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे की पुष्टि नहीं की। यूक्रेनी अधिकारियों ने संयंत्र छोड़ने वाले सैनिकों की संख्या अभी तक जारी नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में वृद्धि भी पिछले साल के 8.8% की तुलना में कम होकर 2022 में 6.4% रहने का अनुमान। और इसके बावजूद भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऊंची मुद्रास्फीति का दबाव और कामगार बाजार में असमान पूर्वाधार से निजी उपभोग और निवेश प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की सीमा को $15,000 से घटाकर $10,000 करने का फैसला लिया। देश में विदेशी मुद्रा संकट की वजह से आज श्रीलंका के पास ईंधन भुगतान के लिए पैसा नहीं है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत किसी के लिए भी विदेशी मुद्रा रखने की सीमा होती है। अभी तक की सीमा 15,000 थी जो अब 10,000 हो गई है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच रक्षा मंत्रालय को देखते ही गोली मारने के आदेश अब जारी नहीं किए गए थे और विक्रमसिंघे ने कहा कि लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकती है और जरूरत पड़ने पर फायरिंग भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते संसद के कुछ सदस्यों की संपत्तियों पर हमला किया गया था, लेकिन देखते ही गोली मारने का आदेश जारी नहीं किया गया था। श्रीलंका में स्थित भारतीय उच्चायोग ने संकटग्रस्त देश में रह रहे भारतीय नागरिकों से भारत के मिशन के साथ अपना विवरण दर्ज करवाने को कहा गया, लेकिन बाद में भारतीय उच्चायोग ने स्पष्टीकरण दिया कि ये प्रक्रिया श्रीलंका में रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या पर अपने डेटाबेस के नियमित अपडेट का एक हिस्सा थी। कोलंबो में स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा कि श्रीलंका में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों ने निम्नलिखित वेबसाइट पर अपनी विस्तृत जानकारी के साथ पंजीकरण करने का अनुरोध किया गया था। बाद में भारतीय उच्चायोग ने एक अन्य ट्वीट में स्पष्टीकरण दिया कि ये प्रक्रिया श्रीलंका में रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या पर अपने डेटाबेस के नियमित अपडेट का एक हिस्सा थी। साल 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा। 9 अप्रैल से पूरे श्रीलंका में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं क्योंकि सरकार के पास आयात के लिए धनराशि खत्म हो गई है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी आर्थिक योजना के तहत कई सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने मोबाइल फोन, कारों, घरेलू उपकरणों और हथियारों जैसे सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले की घोषणा ट्वीट कर की है। इस कदम से देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी। गौरतलब है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया हाल ही के समय में काफी कमजोर हो गया और $1 की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। पाम ऑयल की कमी के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब जल्द ही महंगे खाने के तेल के दामों में कमी आ सकती है। दरअसल इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के अपने फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है। 23 मई से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन को हटा लिया जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा की है। इंडोनेशिया ने यह फैसला पाम ऑयल सेक्टर में काम करने वाले 17 मिलियन यानी कि 1,70,00,000 लोगों के हितों के मद्देनजर किया है।
करीब 2.5 साल तक जीरो कोविड केस का दावा करने वाला उत्तर कोरिया कोरोना वायरस के शिकंजे में बुरी तरह फंस गया है। देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन्होंने सभी शहरों में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की और उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते अपने पहले कोरोना मामले की जानकारी दी, जिसके बाद महामारी से अछूते रहने वाले देशों की संख्या 3 से 2 हो गई। तुर्कमेनिस्तान और तुवालू ने अभी तक एक भी कोरोना की पुष्टि नहीं की है।